तो बच्चों अभी हम कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में सीखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, यहाँ पे बहुत ही आसान है। फाइंड पोजीशन इन ग्राफ वेयर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ द जर्नी आर इक्वल। यहाँ पे आपको एक्सटी ग्राफ दिख रहा है, राइट। आपको याद होगा एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, लेकिन दो टाइप के स्लोप की बात हुई थी, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो याद करो उसको यूज करके हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन यूज द हिंट दैट आई एम गिविंग यू कि आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो मुझे मिलेगी टेंजेंट के थ्रू, यानी कि मुझे टेंजेंट का स्लोप निकाल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। और जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो आपको मिलेगी कॉर्ड के थ्रू। ओके तो आपको ग्राफ में ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जहां पे कॉर्ड और टेंजेंट का स्लोप सेम हो जाए। तो अब मैं बात करूं अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, तो यहां पे आपका ये टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। पर इस पॉइंट से मैं स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करूं एक कॉर्ड से, तो ये जो कॉर्ड है ये मुझे देगी एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू द गिवन टाइम। ठीक है, मतलब मुझे किसी भी मोमेंट पे, मान लो मुझे इस मोमेंट पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं ये पॉइंट लूंगा, ये पॉइंट लूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, तो ये कॉर्ड का स्लोप मुझे देगा एवरेज वेलोसिटी। पर इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओ तो इस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, जबकि इस कॉर्ड का स्लोप पॉजिटिव है, तो दोनों स्लोप इक्वल नहीं है, राइट। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट पे तो इक्वल नहीं हो रही है। कोई और पॉइंट सोच सकते हैं क्या? मान लो मैं ये पॉइंट ले लूं, तो यहां पे मेरी कॉर्ड थोड़ी ऐसी बनेगी, जूम इन करके देखते हैं, ये मेरी कॉर्ड बनेगी जिसका स्लोप मुझे देगा एवरेज वेलोसिटी। पर अगर मैं यहां पे टेंजेंट बनाऊं तो आप देखो जरा, टेंजेंट का एंगल कॉर्ड से थोड़ा अलग है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आपका टेंजेंट का स्लोप जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा वो कॉर्ड के स्लोप के बराबर नहीं है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट यहां पे हो सकता है जो मुझे दोनों के स्लोप बराबर कर दे? तो ऐसी एक ही जगह है इस ग्राफ में, एटलीस्ट आप यहां कहीं पे देखो, अगर मैं ये लाइन ऐसे ज्वाइन करूं तो आप जरा देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये कॉर्ड बन गई। एट द सेम टाइम इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट भी वही लाइन है क्या? तो इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये इस तरह से। ऑलराइट, तो इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपकी कॉर्ड का स्लोप एवरेज वेलोसिटी देगा और इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। और क्योंकि दोनों ही लाइन सेम है, कॉर्ड और टेंजेंट दोनों ही सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर हो गई। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये आपका थोड़ा 2D मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राफ्स 1 and 2 गिव कोऑर्डिनेट्स x and y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये xt का मीनिंग है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब बेसिकली x और t का ग्राफ, और ये y और t का ग्राफ है। तो देखो ग्राफ 1 आपका x और t के बीच में है, यहाँ पे ग्राफ 2 आपका y और t के बीच में है। ओके, मूविंग इन द xy प्लेन, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का कांस्टेंट है। एंड द ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल, ये दोनों ग्राफ सेम स्केल में बने हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द वेक्टर्स शोन इन ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखो ये मुझे सिर्फ x एक्सिस का मोशन बता रहा है, ये सिर्फ y एक्सिस का मोशन बता रहा है। उन दोनों को यूज करके मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। ओके, फिर आपका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इनटू i कैप प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू j कैप होगा क्या? तो ये जो नेट एक्सेलरेशन बनेगा वो इन चार ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ट्राई करो। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको एक्सटी ग्राफ का शेप कैसे डिसाइड होता है बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करो, सोचो। तो जरा ये पिछले लेक्चर के नोट्स एक बार वापस देख लो। आपका जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है आपका ग्राफ हैप्पी होता है, और जब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है आपका ग्राफ सैड होता है, राइट। यही कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। तो जरा इधर ऑब्जर्व करो पहले, ये जो एक्सटी ग्राफ है, क्या ये ग्राफ हैप्पी दिख रहा है या सैड दिख रहा है? बहुत आसान है, यहाँ पे दो आईज बनाओ और ऐसे सर्कल बनाओ, आपको क्या दिखेगा? ये हैप्पी ग्राफ दिख रहा है ना। सो दिस ग्राफ इज, आई कैन राइट डाउन ओवर हियर हैप्पी। ओके, तो इसलिए क्योंकि ये x और t का ग्राफ है तो यहाँ पे x एक्सिस का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकता हूं कि x एक्सिस का एक्सेलरेशन पॉजिटिव। सिमिलरली अब yt ग्राफ आप ऑब्जर्व करो। अब ये ग्राफ कैसा है? ये तो सैड है ना। तो
क्योंकि ये ग्राफ सैड है इसलिए एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाई टी ग्राफ है इसलिए हमारा एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा। तो अब आप जरा इस नेट एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करो। आपका एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है जबकि वाई कंपोनेंट नेगेटिव है। तो इन चार ऑप्शन में किसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट नेगेटिव दिख रहा है? मुझे तो ऑप्शन बी दिख रहा है। यहाँ पे देखो, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है जबकि वाई कंपोनेंट नेगेटिव, इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ग्राफ बेस्ड एक और सिंपल प्रॉब्लम करते हैं जहां पे दो कार की चेजिंग हमें देखनी है। इनिशियली कार ए इज 10.5 मीटर अहेड ऑफ कार बी। चलो इसको डायग्राम के साथ समझते हैं। मान लो यहाँ पे ये आपकी एक कार है और आगे ये दूसरी कार है। तो कार ए इज अहेड ऑफ कार बी बाय हाउ मच डिस्टेंस? बाय 10.5 मीटर। ये फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है। बोथ स्टार्ट मूविंग एट टाइम t इक्वल टू 0 इन द सेम डायरेक्शन। दोनों ही कार सेम डायरेक्शन में जाना शुरू कर दी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन फॉर बोथ। ये दोनों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। आप देखो कार ए की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है 10 के बराबर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कार ए की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन। फाइंड द टाइम व्हेन बी विल कैच ए। तो कार बी कार ए को कब जाके टकराएगी ये पता करना है। सोचो कैसे होगा। मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक हिंट देता हूं उसको सॉल्व करने का तरीका। जो आपकी कार ए है, मान लो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इन अ गिवन टाइम वो हुआ एक्स ए। ठीक है, एक्स ए या डेल्टा एक्स ए लिखो, जो भी तुम्हारी मर्जी है, राइट। और कार बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन द गिवन टाइम डेल्टा एक्स बी है। अब मान लो इस पॉइंट पे कार बी ने कार ए को कैच कर लिया, तो इसलिए दोनों कार अभी सेम पोजीशन पे पहुंच गई है ना। ये कार ए और ये कार बी। कार ए यहां से यहां पहुंची और कार बी यहां से यहां पहुंची। ऑब्वियसली कार बी को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तभी वो कार ए को कैच कर पाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डेल्टा एक्स ए और डेल्टा एक्स बी इस ग्राफ से निकाल सकते हो। ऑब्वियसली क्योंकि हमको टाइम नहीं पता तो आपको एक वेरिएबल टाइम की टर्म्स में ये दोनों की वैल्यू मिलेगी। फिर आपको क्या करना है, 10.5 मीटर प्लस डेल्टा एक्स से अगर मैं निकालूं 10.5 प्लस डेल्टा एक्स से आपको एक किसके बराबर दिख रहा है? 10.5 प्लस डेल्टा एक्स से ये पूरा डिस्टेंस हुआ जो कि डेल्टा एक्स बी के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बी। तो इस फॉर्मूला में आपको इन दोनों की वैल्यू इस ग्राफ के थ्रू निकाल के पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो मान लो कि इस मोमेंट पे जाके कार बी ने कार ए को कैच किया इस टाइम टी पे। ओके, तो कार ए का डिस्प्लेसमेंट मुझे इस एरिया के थ्रू मिलेगा क्या? याद होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। तो कार ए का डिस्प्लेसमेंट मुझे एक रेक्टेंगल की एरिया से मिलेगा। रेक्टेंगल की हाइट कितनी है? 10 के बराबर। और बेस कितना है? t के बराबर। तो बेस इंटू हाइट यानी कि 10t। तो मैं यहां पे लिख दूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए डेल्टा एक्स ए इज इक्वल टू 10t। ओके, अब कार बी का डिस्प्लेसमेंट मुझे इस ट्रायंगल की एरिया के थ्रू मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस ट्रायंगल की मुझे हाइट तो पता नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो यहां पे आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल का जो एंगल है 45 डिग्री है और ये एंगल 90 है। तो जब ये 45 ये 90 तो ये एंगल भी आपका 45 हो जाएगा। तो इन दैट केस ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगे। तो देयरफॉर अगर आपका बेस देखो t के बराबर है तो ये हाइट भी आपकी t के बराबर होनी चाहिए। वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये हाइट आपकी इक्वल टू हो जाएगी t। अब इस ट्रायंगल की आप एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका t है, हाइट भी आपकी t है, तो मुझे एरिया मिल जाएगी डेल्टा एक्स बी इज इक्वल टू हाफ इंटू टी, सो दैट इज टी स्क्वायर बाय 2। अब ये दोनों वैल्यूज आप इस फॉर्मूला में पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। तो 10.5 प्लस डेल्टा एक्स से क्या है 10t इक्वल टू डेल्टा एक्स भी क्या है टी स्क्वायर बाय 2। सॉल्व करें, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 10.5 कितना होगा आपका 21 प्लस
20t इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अब इसको आप सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, t इक्वल टू b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 400 प्लस 4 इंटू 21, सो दैट इज 84 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, 20 जो है इससे छोटा होगा, तो देयरफॉर मैं यहाँ पे माइनस साइन नहीं ले सकता, मुझे सिर्फ प्लस वाला आंसर यहाँ पे चाहिए रहेगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटेड विथ यूनिफॉर्म रेट फॉर सर्टेन टाइम रीचेज अ सर्टेन स्पीड एंड रिटार्ड्स फ्रॉम दैट टाइम विथ सर्टेन यूनिफॉर्म रेट एंड कम्स टू रेस्ट। बेसिकली आपका ये वीटी ग्राफ दिया हुआ क्या बोल रहा है, पहले वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो पहले एक्सेलरेट करना शुरू किया, बाद में बोल रहा है कि इट रीचेज अ सर्टेन स्पीड एंड देन रिटार्ड्स फ्रॉम दैट टाइम। तो पहले उसने स्पीड बढ़ाई, बाद में स्पीड घटाई, शॉर्ट में यही बोला गया है। तो स्पीड बढ़ाने के टाइम जो वीटी ग्राफ है उसका एंगल 60 डिग्री है, स्पीड घटाने के टाइम जो वीटी ग्राफ है उसका एंगल 30 डिग्री है। ओके, द टोटल टाइम elapsed फॉर इट्स मोशन इज 8 सेकेंड्स। तो अब देखो यहाँ पे 8 सेकंड लिखा हुआ है क्योंकि पूरी जर्नी का टाइम 8 सेकेंड्स है। द वीटी ग्राफ इज शोन इन द फिगर, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज k√3 मीटर, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेसिकली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उससे मुझे k की वैल्यू मिलेगी। तो पहली बात तो बोलोगे सर वीटी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगर हमको, तो हम सीधे ये एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है बच्चों, हमें इस ट्राइंगल की मैक्सिमम हाइट जो है वो गिवन ही नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, पर हाइट हमारे पास है नहीं, तो कैसे सॉल्व करें, सोचो थोड़ा। पूरा खेल ये ट्राइंगल का है, ज्योमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री का है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, तो तीसरा एंगल कितना आना चाहिए, जरा सोचो, कैलकुलेट करो फटाफट। तीसरा एंगल आपका जो आएगा वो होगा 90 डिग्रीज के बराबर, है ना, क्योंकि 60 प्लस 30 90 होता है, तो ये भी 90। तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एज द बेस, मैं अगर इसको बोलूं बेस और इसको बोलूं हाइट, तब भी तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो ये बेस मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो अगर आप मान लो कि ये जो लेंथ है ये p है और ये जो लेंथ है वो q है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं cos 60 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो कितनी आएगी, cos होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, तो एडजेसेंट p है, हाइपोटेन्यूस 8 है, यहां पे मैं लिख दूं p/8। अब cos 60 कितना होता है 1/2 इक्वल टू p/8, यहां से p आप कैलकुलेट करो, आपको 4 के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, ये साइड निकालते हैं q, उसके लिए मैं cos 30 यूज करूंगा, तो cos 30 डिग्री कितना होगा आपका, अगेन एडजेसेंट q बाय हाइपोटेन्यूस 8, तो q/8 और cos 30 आपका होता है √3/2 इज इक्वल टू q/8, तो यहां से मुझे q मिल जाएगा 4√3 के बराबर। ऑल राइट, अब इसको बेस इसको हाइट लो तो आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपकी हो जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट p इंटू क्यू, तो 1/2 p कितना है मेरे पास 4 के बराबर, q कितना है 4√3 के बराबर, तो आपका बन जाएगा 8√3 और यूनिट क्या लें, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे सेकंड है, मल्टीप्लाई कर दो क्या बचता है, सिर्फ मीटर बचता है, तो मेरा यूनिट बन जाएगा यहाँ पे मीटर, दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन 8 सेकेंड्स। तो k√3 आपका जो है k√3 इज इक्वल टू 8√3, √3 कटेगा तो k मिल गया आपको 8 के बराबर, तो मैं अपने क्वेश्चन में इधर 8 लिख के आ जाऊंगा। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 सेकंड्स। यहाँ पे आपको एक ग्राफ गिवन है, आप देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, पहले आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है +5 के बराबर, बाद में वेलोसिटी नेगेटिव हो गई -5 के बराबर, तो ये पूरी जर्नी में 0 से लेके 8 सेकेंड्स तक आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। आसान है, आप बोलोगे सर एरिया निकालनी हो जाएगा, ठीक है एरिया निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एरिया निकालूं तो ये एरिया कितनी मिलेगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की हाइट 5 है, हाइट लेते हैं 5, रेक्टेंगल का बेस कितना है 6 के बराबर, इनटू कर देते हैं 6, तो मुझे कितना मिला 30, और क्योंकि मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड कर रहे हैं तो मेरा यूनिट बन जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट का मीटर। ओके, अब जो नीचे की एरिया है आपको याद होगा नेगेटिव होती है,
तो मैं अगर यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करूं तो इसका जो बेस है वो कितना है, 8 माइनस 6 यानी कि 2 के बराबर। तो बेस आपका ले लेंगे 2 इंटू हाइट कितनी है, -5 है, तो ये मुझे मिला -10 मीटर। अब आप बोलोगे सर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आसान है, दोनों को ऐड कर देना है, तो करते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 30 माइनस 10 दैट इज 20 मीटर। ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा। मैं आपको डिस्टेंस के 4 ऑप्शन देता हूं, आप जरा बताओ। पहला ऑप्शन है आपका क्या है, 20। दूसरा ऑप्शन है -20। तीसरा ऑप्शन है 30। चौथा ऑप्शन है -10। पांचवा ऑप्शन है 40। आप बोलोगे सर ज़्यादा ऑप्शन दे दिए, पर कोई बात नहीं, ये डी और ये ई, ये 5 ऑप्शन है आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट बच्चों? देखो आप 30 मीटर पहले आगे बढ़े, जरा इसको ना डायग्राम में पिक्चराइज करते हैं। आप पहले यहां से मान लो स्टार्ट किए, 30 मीटर आप आगे ट्रैवल करके गए, उसके बाद आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो आप रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू करोगे। पहले आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो आप राइट में जा रहे थे, बाद में वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो आपको नेगेटिव में जाना पड़ेगा। कितना नेगेटिव में गए, -10। तो मैं 30 आगे आ चुका हूं तो -10 भी तो यहीं से पीछे जाऊंगा ना बच्चों, ओके राइट। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस है ना, इसलिए मैंने किया 30 माइनस 10, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट मुझे मिला था 20। पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, यानी कि मेरा पाथ ये पूरा कहलाएगा। मेरी गाड़ी पहले 30 आगे गई फिर 10 पीछे गई, तो मेरी गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 30 + 10 यानी कि 40। तो देयरफॉर ऑप्शन ई विल बिकम द करेक्ट आंसर।